यूएई भी अमेरिका के साथ में बिल्कुल सरेंडर रहता है। नरेंद्र मोदी सरकार भी सरेंडर सी नजर आती है। अमेरिका के दबाव के आगे भारत झुका हुआ सा नजर आता है। अमेरिकन प्रेशर को कम करने के लिए ऑयल के हवाले से भी यूएई और भारत के दरमियान कुछ डील्स हो सकती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं आपके नजदीक? रसिया से जो भी हमें सस्ता मिल रहा था, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे दूसरी चीजें हो, उनसे हट के वो अब उन देशों के साथ जा रहा है जिनके रिलेशन अमेरिका के साथ में अच्छे। यानी ट्रंप जो चाहते थे कि रसिया की तरफ से आप किनारा कर लीजिए और जो हमारे साथ वाले लोग हैं उनके साथ आप डील कीजिए। तेल भारत रूस से ले रहा है, तो अभी एलएनजी का एग्रीमेंट करे और मुस्तकबिल में जो ट्रेड दोनों ममालिक की आपस में बढ़ाने की बात हुई है उसमें ऑयल से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हो, ताकि आम भारतीय को ये तासुर ना जाए कि मोदी ये सब कुछ अमेरिकी प्रेशर में कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल है कि उन्होंने यही संदेश देने के लिए कि हम सीधे अमेरिका से करेंगे तो एक संदेश दूसरा आ जाएगा। तो अमेरिका इस तरह का रास्ता निकाल दे बीच का, मेरी भी इज्जत बच जाए और हम वो कर लें, तो ये कहीं ना कहीं अपने बचाव में करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी डील जो वास्तव में कोई बहुत बड़ा ये कह दीजिए अचीवमेंट है नहीं, ये अमेरिका के आगे सरेंडर अधिक दिखाई देता है। अभी लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर जो भारतीय मीडिया इतना शोर मचा रहा है उसका मकसद क्या है? क्या जो पाकिस्तान की अभी काफी डिफेंस रिलेटेड डील्स हो रही हैं और बहुत से लोग बार बार ये कोट कर रहे हैं कि ये मई की पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान का मिलिट्री इक्विपमेंट आलमी मार्केट में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बना हुआ है, तो भारत को एक ऐसी खबर चाहिए थी जिसमें वो अपनी जो मिलिट्री इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है उसकी साख को बहाल कर सके। तो ये लेटर ऑफ इंटेंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर इंडियन मीडिया जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि मोदी ने बहुत बड़ा तीर चलाया है। इस बात को बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट ही साइन हुआ है। निश्चित रूप से मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कुछ एमओयूज हुए, कुछ लेटर ऑफ इंटेंट जो हैं वो साइन हुए। दौरा किया यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान ने। 2 घंटे का मुख्तसर दौरा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर। और इन 2 घंटों में एलएनजी के हवाले से यूएई ने एक एग्रीमेंट किया तकरीबन $3 बिलियन का। और कुछ दीगर खबरें भी हैं इस दौरे के हवाले से, उन पर गुफ्तगू करेंगे। कुछ चीज़ें जिनको अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज भी भारत में समझती हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, बिलखुसूस जो डिफेंस रिलेटेड कुछ डील्स हैं। और कुछ लोगों का भारत में ये ख्याल है कि चूंकि मई की पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्री वो दुनिया में सबकी तवज्जो का मरकज है और मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ डिफेंस डील्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसलिए भारत इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भारतीय मीडिया बयान कर रहा है। तो हकीकत क्या है, प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मुझे भारत से चंडीगढ़ से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है रीनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त अजय शुक्ला साहब ने। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप बिल्कुल, थैंक यू और शुक्रिया आपको और सभी को वालेकुम सलाम। अच्छा भी, सबसे तो पहले तो ये बताइएगा, ये जो यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान ने 2 घंटे का मुख्तसर दौरा किया भारत का, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनविटेशन पर ये दौरा किया। और बड़ी खबर तो इसमें यह है कि $3 बिलियन की एलएनजी की एक डील हुई। एडनॉक गैस जो अबू धाबी की गैस की कंपनी है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के दरमियान, और आइंदा 10 सालों के लिए हर साल 5 लाख मेट्रिक टन जो एलएनजी है वो एडनॉक भारत को देगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये दौरा इसलिए मोदी की रिक्वेस्ट पर किया यूएई के प्रेसिडेंट ने क्योंकि अब भारत रूस से अपनी तेल की और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए गैस की जो दरामद है उसको कम कर रहा है और अब उसको एक ऑल्टरनेटिव ऐसा सोर्स चाहिए जहां से वो ये सब कुछ खरीद सके। और आगाज में एलएनजी का मुआहदा करने का मकसद ये है कि जो एक इंप्रेशन है ना कि अमेरिकन प्रेशर में ये डिसीजन लिए गए हैं उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाए और मुस्तकबिल में भारत यूएई से तेल के हवाले से भी कुछ नए यूज करेगा। आपके पास एग्जैक्ट खबर क्या है? देखिए, मुझे लगता है आप इस दौरे की अहमियत इससे समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री यूएई के प्रेसिडेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और उनको जैसे उन्होंने गले लगाया तो उन्होंने कहा मेरा भाई आ गया, और ये कहते हुए कि मैं भाई का स्वागत करने आया हूं, वेलकम करने आया हूं।
तो जब भाई का वेलकम करने आया हूँ, इस तरह की बात हो रही, तो इसका मतलब है अहमियत है। और कोई बहुत ज्यादा देर का दौरा तो था नहीं, 3 घंटे का दौरा था, 3.5 घंटे में वो चले गए भारत से। तो ये अपने आप में बताता है, इसका मतलब है कुछ अचानक अहमियत थी, अचानक कोई कारण मौजूद रहे होंगे जिसके कारण ये हुआ है। अब इसमें मेगा पार्टनरशिप की बात हुई है, इसमें तो सभी तरह से हुआ है कि यदि आप कहेंगे कि एक क्षेत्र में नहीं, तमाम सारी क्षेत्रों में इसको ये हुआ है, जो समझौता हो रहा है। तो ये यात्रा छोटी जरूर थी जो कहेंगे, लेकिन अहमियत रखती है। इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के उनका स्वागत किया है, वह संदेश देता है। इसके बाद में ये भारत के स्पेस क्षेत्र में हो, ऑयल के क्षेत्र में हो, और दूसरे में जो 5 समझौते हुए हैं, उन 5 समझौते में डिफेंस भी शामिल है। तो अब आप समझिए, इसके तहत जो भारत में सैटेलाइट्स हैं, दूसरे और नए कॉम्प्लेक्सेस हैं, और इन सब चीजों को लेके संयुक्त मिशन है, स्पेस एकेडमी है, इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर्स के है, ये जो बनाए जाने के लिए, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको लेके समझौते हुए हैं। इसके बाद में गुजरात के धरेला में यूएई की भागीदारी से इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने के लिए हो रहा है कि उसको भी किया जाएगा कि किस तरह से गुजरात में, चूंकि गुजराती बहुत ज्यादा बिजनेस के मामले में वो होते हैं, और नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि गुजराती के खून में बिजनेस होता है। तो साहब उन्होंने उसके लिए भी बहुत वो किया है। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में जाके अभी समझौता किया था, और जिस तरह से डिफेंस डील और सारी चीजें हुई थी, उसके जवाब में ये बड़ा अहम हो जाता है। इसमें जो मेगा पार्टनरशिप वाली पहल है, उसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो, पायलट ट्रेनिंग स्कूल हो, MRO हो, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी हो, ग्रीनफील्ड पोर्ट हो, एक स्मार्ट शहरी टाउनशिप हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हो, ये सब चीजों पे बात हुई है, और इन पर जो है कहीं ना कहीं हुआ है। इसके अलावा जो पीस के लिए जो एक्ट बनाने की बात है, स्टेबल वो करने की, और एनर्जी का, जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल को लेकर के परमाणु समझौते को लेके है, वह भी बहुत अहम है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये समझौते बहुत सारी चीजों को लेके हैं। आपने बताया कि जिस तरह से नेचुरल गैस को लेकर के है कि 5 लाख मेट्रिक टन LNG जिस तरह से सप्लाई करेगा, और ये सब 10 साल के लिए हुआ है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गवर्नमेंट की फर्म से हुआ है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। तो ये सब देख करके इस को कहा जा सकता है कि ये बड़ा बेहतरीन है। और यमन में जो जिस तरह से तनाव है, जिस तरह से गाजा में पीस बोर्ड जो बना है, ईरान के और टैरिफ और सब चीज़ों के मुद्दे हैं, इन सब के मद्देनज़र ये अहमियत बढ़ जाती है। इसके अलावा भी द्विपक्षीय समझौते जो हैं वो भी निश्चित रूप से मायने रखते हैं कि 2032 तक के लिए कई समझौते हुए हैं। तो ये मुझे लगता है एक आबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया बनाने को लेकर के बात हुई है। तो ये निश्चित रूप से एक मुझे लगता है बड़ा अहम है। इसमें अजय भाई, जो कुछ लोगों का ये ख्याल है, मैं भारत से भी कुछ लोगों को पढ़ भी रहा था, सुन भी रहा था, कि भारत अब अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए रूस पर इन्हिसार कम करता जा रहा है, क्योंकि टैरिफ्स की वजह से भारत के ऊपर एक प्रेशर है। आप समझते हैं कि ये जो दौरा यूएई के प्रेसिडेंट ने किया, इसमें एक बड़ी चीज ये भी थी, क्योंकि यूएई जो है उसके पास बड़े रिजर्व्स है LNG के, और भारत ने अब ये जो डील की है, इसके बाद भारत यूएई का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया, LNG का कस्टमर बन गया उनका। तो अब भारत अल्टरनेट मार्केट्स की तरफ जा रहा है, और मुस्तकबिल में अमेरिकन प्रेशर को कम करने के लिए ऑयल के हवाले से भी यूएई और भारत के दरमियान कुछ डील्स हो सकती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं आपके नजदीक? हाँ, बिल्कुल सही है। अब ये आपने सही सवाल किया। मैं बिल्कुल, ये आप इसको यूं देख सकते हैं कि अमेरिका के दबाव के आगे भारत झुका हुआ सा नजर आता है।
वो रसिया से जो भी हमें सस्ता मिल रहा था, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे दूसरी चीजें हो, उनसे हट के वो अब उन देशों के साथ जा रहा है जिनके रिलेशन अमेरिका के साथ में अच्छे हैं। यानी ट्रंप जो चाहते थे कि रसिया की तरफ से आप किनारा कर लीजिए और जो हमारे साथ वाले लोग हैं उनके साथ आप डील कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये समझौता उस दिशा में मुझे दिखाई देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 3 घंटे 3.5 घंटे क्यों हुए अचानक एकदम से ये दौरा और इस तरह से, क्योंकि 3 3.5 घंटे की यात्रा का कोई बहुत मायने नहीं होता है, लेकिन यहां मायने है। मुझे लगता है कि दोनों को डायरेक्शन से उधर यूएई को था कि आप भारत के साथ डील कर लो, और इधर भारत को था कि आप उनके साथ कर लो, और इस तरह से आप दूरी बना लो रशिया से और दूसरे। तो ये कहीं ना कहीं खेल दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो इतना शोर मच रहा है, क्योंकि बड़ी चीज तो एलएनजी की $3 बिलियन का एमओयू है, आपको लगता है कि ये मोदी ने इसलिए आगाज में एलएनजी का एमओयू किया क्योंकि आमतौर पर जो भारत में डिस्कस होता है वो तेल होता है, जी तेल भारत रूस से ले रहा है, तो अभी एलएनजी का एग्रीमेंट करे और मुस्तकबिल में जो ट्रेड दोनों ममालिक की आपस में बढ़ाने की बात हुई है उसमें ऑयल से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हो, ताकि आम भारतीय को ये तासुर ना जाए कि मोदी ये सब कुछ अमेरिकी प्रेशर में कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल है कि उन्होंने यही संदेश देने के लिए कि हम सीधे अमेरिका से करेंगे तो एक संदेश दूसरा आ जाएगा, तो अमेरिका इस तरह का रास्ता निकाल दे बीच का, मेरी भी इज्जत बच जाए और हम वो कर लें। तो ये कहीं ना कहीं अपने बचाव में करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, और मुझे लगता है कि ये सारी डील जो है वास्तव में कोई बहुत बड़ा ये कह दीजिए अचीवमेंट है नहीं, ये अमेरिका के आगे सरेंडर अधिक दिखाई देता है, और मैं इसे बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। अच्छा भाई, ये भी बताइएगा, यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड मामला के हवाले से भी बात हुई, अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन हुआ है और ये बड़ी एक इनिशियल स्टेज है। आमतौर पर इस तरह के मौकों पर खबरें भी बाहर नहीं आती अनलेस कोई फ्रेमवर्क तय हो जाए, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट कोई बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। जब कोई फ्रेमवर्क तय हो जाता है, दोनों ममालिक में आपस में कोई रजामंदी हो जाती है कि ठीक है हम इस तरह की चीजें चाहते हैं, दूसरा मुल्क कहता है हमें इस तरह की चीजें कबूल है, और जब आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ एक फ्रेमवर्क तय होते हैं, फिर एक जो है वो फाइनल स्टेज होती है जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान वो पार्टनरशिप या अग्रीमेंट साइन होता है। अभी लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर जो भारतीय मीडिया इतना शोर मचा रहा है, उसका मकसद क्या है? क्या जो पाकिस्तान की अभी काफी डिफेंस रिलेटेड डील्स हो रही हैं और बहुत से लोग बार बार ये कोट कर रहे हैं कि ये मई की पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान का मिलिट्री इक्विपमेंट आलमी मार्केट में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बना हुआ है, तो भारत को एक ऐसी खबर चाहिए थी जिसमें वो अपनी जो मिलिट्री इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है उसकी साख को बहाल कर सके। तो ये लेटर ऑफ इंटेंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर इंडियन मीडिया जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि मोदी ने बहुत बड़ा तीर चलाया ये। हाँ, नहीं, इस बात को बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट ही साइन हुआ है, इसका फ्रेमवर्क बनना निश्चित रूप से बाकी है। इस बात को भारत के विदेश मंत्री ने कहा है, विक्रम मिश्री ने ही बताया है कि इसको लेके पूरा जो है तैयार किया जाएगा फ्रेमवर्क, और उस पर सारी चीजें होंगी। तो अभी तो एक सिंपल सहमति है, बाकी जो चीजें आएंगी निश्चित रूप से मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अहमियत इसलिए है क्योंकि दोनों, यूएई भी अमेरिका के साथ में बिल्कुल सरेंडर रहता है, और आप जो नए हालात देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार भी सरेंडर सी नजर आती है। तो ऐसी हालात में निश्चित रूप से मैं ये मान सकता हूं कि अभी ये इनिशियल स्टेज है, इसको ये कितना कैसे मैच्योर होगा, क्या क्या होगा। हालांकि कोई बहुत बड़ा इसमें मुझे संकट नजर नहीं आता है कि मैच्योर नहीं होगा, क्योंकि सबकी जरूरतें हैं, उसकी जो जरूरतें हैं वो ये पूरा कर सकते हैं और इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो कोई इंटरेस्ट कहीं यहाँ क्लैश नहीं करता है। फिर भारत पाकिस्तान जैसा भी नहीं है कि यहाँ पे हमारी कोई बॉर्डर की लड़ाई हो, तो भारत चीन का भी मसला नहीं है। तो ये सब ऐसी स्थिति में, और इंटरनेशनली यदि देखेंगे तो ये कहीं पर कोई किसी ने उस पर प्रतिबंध तो नहीं लगा रखा है।
इसके जरिए थोड़ा सा ईरान से भी आप दूरी बना लेंगे, इसके जरिए कुछ और बना लेंगे जो अमेरिका चाहता है। असल में ये उस कड़ी की दिशा में देखा जा सकता है। जी अच्छा अच्छा, अजय भाई ये भी बताइएगा कि अभी जो पाकिस्तान के मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से आलमी सतह पर बड़े इसके चर्चे हैं, और बिलखुसूस JF-17 थंडर और फिर चीनी जहाज जो J-10 है उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। अभी आलमी इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 13 ममालिक के साथ पाकिस्तान की बातचीत जारी है JF-17 थंडर्स को लेकर, और उनमें से 6 से 8 मुल्क वो हैं जिनके साथ बातचीत तकरीबन फाइनल स्टेजेस में एंटर हो गई है। इसका कितना प्रेशर है इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट पे, मोदी पर, इंडिया में? नहीं, इसका मैं बहुत बड़ा प्रेशर नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि आप एक चीज देखिए कि हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान जो असलहे खरीदने का जो है बहुत ज्यादा थोड़ा ट्रेंड बढ़ा है। इतना पहले भारत में नहीं होता था। भारत अपने आप को असलहे खरीदने पे करने की बजाय वहां की टेक्नोलॉजीज को ला करके यहाँ पर बनाने पर बात करता था। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव, तो वो एक असर निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा उससे दबाव जैसी स्थिति नजर नहीं आती है मुझे। नहीं, लेकिन अब एक मुल्क है जो काफी अरसे से एक जहाज पर काम कर रहा है, तेजस के ऊपर भारत काम कर रहा है। मुकाबले में पाकिस्तान ने निस्बतन लेट JF-17 थंडर पर काम शुरू किया, और आज JF-17 थंडर की जो आलमी सतह पर डिमांड बढ़ती जा रही है उसको देखते भारत में एरोनॉटिक्स की जो इंडस्ट्री है उस पर प्रेशर नहीं है। और ये जो हालिया क्रैश था दुबई एयर शो में तेजस का, इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की इंडस्ट्री पर पड़ा? नहीं, इसके बाद में कोई असर निश्चित रूप से जो डिमांड्स हो रही थी कई जगह से हो गया था, लेटर ऑफ इंटेंट भी हो गए थे, वो जरूर कुछ प्रभावित हुए हैं, निश्चित रूप से वो हुए हैं, उससे इनकार नहीं मैं करूंगा। लेकिन ये मैं आप मान लीजिए कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा कोई इसका असर पड़ गया है या भारत में इसको लेके कोई चर्चा हो रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक। और आखिर में ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो अप्रोच है नई दिल्ली के कॉरिडोर्स में वो क्या है? अभी हम देख रहे हैं कि आए रोज भारतीय मीडिया एक ऐसा माहौल फिर से बना रहा है जिससे शायद लगता है कि दिल्ली फिर कुछ शरारत करने का इरादा रखता है। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में इसका कोई इम्कान है, या ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, लोकल पब्लिक की कंजम्पशन के लिए, कि लोगों का ध्यान इस तरफ लगा के रखो, यही चीज को डिस्कस करते रहो? बिल्कुल सही है। मैं ये मानता हूं कि पब्लिक का ध्यान जो है बटाने के लिए और वो डिस्टर्ब करने के लिए ये सिर्फ है, ये डिस्ट्रैक्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि असल में अभी बंगाल का चुनाव आने जा रहा है, तो बंगाल के चुनाव में थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना है, तो वो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा आपको बताएं, बंगाल और केरल में भी आने वाले वक्त में चुनाव है, तो बंगाल और केरल के बहुत सारे लोग यूएई में और उधर नौकरी करते हैं जाके, तो इसको एक और नजरिए से देखा जा सकता है। चाइना के साथ भी अभी चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी मेन बॉडी के साथ में इनकी आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये असल में एक ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी इन चुनावों में मदद करा दें, क्योंकि यदि यूएई में कोई जॉब करता है और उसको उसका एम्प्लॉयर बोलेगा कि भाई तुम अपने यहाँ परिवार में बोलो कि सब लोग वोट बीजेपी को करें, तो बीजेपी को बेनिफिट होगा, तो और हम फिर आपस में धंधा कर लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फायदे नुकसान की बातें अलग है। इसी तरीके से चाइना के साथ में, तो ये खेल जरूर हो रहा है, और इसका असर मुझे केरला में दिखाई भी दिया कि जहां बहुत अच्छे से रिलेशनशिप होती थी वहां पर भी बांटने की बात हो रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रो नजर आती है और वो कांग्रेस के खिलाफ नजर आती है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अजय भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, भारत से हमारे दोस्त अजय शुक्ला साहब मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने तफसीलन सुनी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।